हेलो गाइस, वेलकम में चले गाइस। साइंस की एनसीईआरटी जो हम करा रहे थे आईसीआर एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे उसी की सीरीज में ये 9th क्लास की एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर यहाँ पे बचे हुए, तो उनको हम यहाँ पे जल्दी से खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर है, इसमें से प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसके प्रश्न चलिए के देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कहता है कि इसमें से एक तीव्र प्रचंड रोग है, यानी कि बहुत ज़्यादा फैलने वाला संक्रामक रोग कौन सा है। वो आप देखेंगे कि आपका खांसी जुकाम है, ठीक है, बहुत तीव्र होता है, ये बहुत जल्दी फैलता है एक दूसरे में, इसीलिए इसको तीव्र की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए। तो कहा गया कि इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है, ठीक है, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है। तो ये देखेंगे आपका जो हैजा है ना, ये आपका संक्रामक रोग है। बाकी अगर देखें आपका हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग, ये संक्रामक रोग की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए। तो इसमें कहा गया कि एक विश्वव्यापी बीमारी है, इनमें से कौन सी एक विश्वव्यापी बीमारी है जो पूरे विश्व में पाई ही जाती है। तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर एड्स। एड्स जो है पूरे विश्व में पाया जाता है। यह किन कारणों से होता है, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि मलेरिया का रोग वाहक कौन सा है। अब मलेरिया का रोग वाहक बेसिकली बात करते हैं, इसका वेक्टर यहाँ पर कौन सा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर मच्छर, ठीक है। मलेरिया मच्छर की वजह से फैलता है, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि मलेरिया का कारक जीव कौन सा है। बेसिकली जो मलेरिया का कारक जीव होता है, उसका यहाँ पे जो साइंटिफिक नेम पूछा है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया का कारक जीव है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहा गया कि मलेरिया रोग का कारण क्या है। तो मलेरिया रोग का जो कारण हो जाएगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया रोग फैलता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में देखेंगे। तो कहते हैं कि पेचिस का रोग कारक जो जीव कौन से, पेचिस जिसके कारण हो जाती है वो क्या होता है, वो होता है आपका परजीव, ठीक है। जो परजीवी होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, पेचिस रोग हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहा गया कि किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। अब एनीमिया नामक जो बीमारी होती है वह किस पोषक तत्व की कमी से हो जाती है। तो देखिए बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो आयरन, यानी कि जो आपका आयरन है, जो लोहा है, इसकी कमी से आपके शरीर में क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाती है, यानी कि लोहे इसमें आयरन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहा गया इसमें कि किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। अब घेंघा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो सभी को पता है आयोडीन। कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाइए और घेंघा रोग से दूर हो जाइए। तो ये यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इनका अगर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। बेसिकली यहाँ पे विटामिन सी जो है, इसकी कमी से जो रोग होने वाला है वो कौन सा होता है, वो होता है स्कर्वी रोग, ठीक है। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है, याद रखेंगे, पूछा जो जाता है। तो इसको यहाँ पे स्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं कि विटामिन बी की कमी से कौन रोग होता है। अब विटामिन से क्वेश्चन आप कहते हैं, इनकी खोज किसने करी थी, फंक ने करी थी, याद रखेंगे, फंक के द्वारा विटामिन की खोज करी गई थी। अब विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ बेरी बेरी रोग, ठीक है। बेरी बेरी यानी बा से और बी यहाँ पे आप इसको रिलेट करके ऐसे याद कर सकते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कहा गया कि जो आपका एंथ्रेक्स नामक जो रोग होता है, जो बीमारी होता है, वो किस वजह से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं एंथ्रेक्स नामक रोग। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहा गया कि रोगवाहक कीट का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। रोगवाहक कीट जो है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो देखेंगे आपका इनमें से सभी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मक्खी है, तिलचट्टा है या फिर मकर है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपका रोगवाहक का काम करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि जो आपका एड्स है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी याद रखेंगे। तो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। कौन सा वायरस होता है इसमें, इसमें होता है आपके HIV वायरस, ठीक है, HIV वायरस होता है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मतलब काला जार उत्पन्न करता है, ठीक, काला जार जो है वो किसकी वजह से होता है, तो ये उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करता है, ये देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ पर ये लेस्मानिया, ठीक है, लेस्मानिया जो है इसकी वजह से काला जार रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। 9th क्लास की एनसीईआरटी है तो आसानी है, तो इसी से प्रश्न आपके आएंगे, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है आपके सिलेबस में कि ये 10th लेवल की परीक्षा है, तो 10th से ऊपर है, हम नहीं पूछेंगे। तो इसी में से आपको घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मानव में बैक्टीरिया से संक्रमण का सबसे आम इलाज कौन सा है। तो सबसे आम इलाज जो होता है वो होता है एंटीबायोटिक्स। देखिए बैक्टीरिया से इलाज के लिए एंटीबायोटिक जो है सबसे महत्वपूर्ण रहता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था। जो आपका वैक्सीनेशन है
कोविड के लिए सभी लोग वैक्सीनेशन ले चुके होंगे आई थिंक, ठीक है। तो कोविड में क्या होता है, आपको इसमें वैक्सीन दी जाती है। तो इसी कारण पूछा गया वैक्सीन का जो सबसे पहला आविष्कार किसने किया था, ये किया था एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया कि अब टाइफाइड बुखार जो है, यानी कि जो आपका मियादी ज्वर जिसको हिंदी में कहते हैं, और टाइफाइड फीवर जो इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो क्या किस कारण होता है, याद रखेंगे यह किस कारण होता है। ये आपका 19 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जीवाणु के बैक्टीरिया के कारण होता है, कि बेसिकली किसमें जो पानी होता है, पानी वाले पाया जाता है इसमें, ठीक है, याद रखेंगे। पानी, गंदे पानी पीने से ज्वर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहता है कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। अब वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा आपका खांसी जुकाम। खांसी जुकाम जो है एक से दूसरे व्यक्ति को वायु के द्वारा जैसे वो छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट्स वगैरह चले जाते हैं, जैसे कोरोना का प्रोसेस था। तो खांसी जुकाम भी ऐसा ही है कुछ, ये हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 20 क्वेश्चन मैंने कर लिए, चलिए जल्दी अगला चैप्टर देख लेते हैं। तो गाइस जो अगला चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। चलिए सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने करी थी, यानी कि सबसे पहले सेल जो है वो उसको किसने डिस्कवर किया था। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि रॉबर्ट हुक के द्वारा आपके सेल की खोज करी गई, कब करी गई थी, 1665 में, ठीक है। 1665 में इसकी खोज करी गई थी, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर लेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ पे प्रश्न पूछा कि जो सेल आपका शब्द है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम कौन सा होगा, यानी कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट हुक। अभी हमने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें बोला गया कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जब कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, इसका आंसर राइट यहाँ पे अलग हो, यह होगा स्लाइडेन एंड सॉनकेट। इसके द्वारा जो है कोशिका का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया गया था, याद रखेंगे। खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, और ये आपका यहाँ पे स्लाइडेन एंड सॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहते हैं जीव द्रव की खोज सर्वप्रथम किसने की। जीव द्रव का मतलब कहता है जो प्रोटोप्लाज्म है ना, इसकी खोज सबसे पहले किस व्यक्ति ने करी थी, कौन से साइंटिस्ट ने करी थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर प्रुकोच, ठीक है, हो जाएगा। प्रुकोच जो है उन्होंने इनकी खोज करी थी, याद रखेंगे, प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ठीक है। यहाँ बोलता है कि जो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी जो यहाँ पे सेल है वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर आपकी तंत्रिका सेल, ठीक है। जो आपकी तंत्रिका सेल है वो आपका सबसे बड़ी सेल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है। तो ठीक है, आपकी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, सभी को पता ही आपकी सेल होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन सी होती है, वो सेल के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें, सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव कौन सी होती है। सबसे छोटी जो है यूनिसेलुलर जीव कौन सा होता है, या फिर कहें कि इसकी सबसे छोटी जो सेल होती है वो कौन सी होती है, तो वो होगा यहाँ पे माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहा गया कि यहाँ पे आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, ठीक है। आत्महत्या की थैली जो है वह किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर बहुत ही आसान होगा, ये होगा लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहते हैं कौन सा कोशिकांग पाचक थैली के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। पाचक थैली के नाम से जानते हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका लाइजोसोम। लाइजोसोम भी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहते हैं कि पादप कोशिका का रसोई घर इनमें से किन्हें कहा जाता है। अब रसोई घर यानी कि जो आपका प्लांट सेल होते हैं ना, प्लांट सेल का जो बेसिकली यहाँ पर किचन कह सकते हैं, वो किसे कहा जाएगा, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरित लवक, ठीक है। हरित लवक हो जाएगा, यानी कि जो का क्लोरोफिल होगा वो आपका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कहते हैं। जो प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, प्लांट सेल की आउटर मोस्ट सेल को हम किस नाम से जानते हैं, तो वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे कोशिका भित्ति, ठीक है। क्या हो जाएगी, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें बोला गया है कि तारक केंद्रक का कार्य क्या होता है। जो तारक केंद्रक है इसका कार्य क्या होता है बेसिकली, तो याद रखेंगे इसका हो जाएगा तर्क और निर्माण, ठीक, क्या होता है, तर्क और निर्माण करना तारक केंद्रक का काम होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहता है केंद्रक में पाए जाते हैं। जो बेसिकली यहाँ पे केंद्रक होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसमें होता है आपका क्रोमोसोम्स। याद रखेंगे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स जो है आपके केंद्रक में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहता है इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। अब प्रोटीन निर्माण का केंद्र कौन से हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम में। याद रखेंगे क्या, कहाँ पे, राइबोसोम में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि एमिनो एसिड कितने मानव शरीर में बनते हैं, तो टोटल 20 होते हैं इसके राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहते हैं पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है। निर्जीव का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे इनएक्टिव होता है, यानी कि जो मरा हुआ होता है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो कौन सा पार्ट होता है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर
कोशिका भित्ति यानी कि जो आपकी कोशिका सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, यहाँ पर निर्जीव होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें बोला गया है कि तारक काय पाया जाता है। तो तारक काय किसमें पाया जाता है, याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोशिका द्रव में। ठीक है, तारक काय किसमें पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसमें बोला गया है कि वर्णात्मक परागम झिल्ली कहते हैं। ठीक है, वर्णात्मक परागम झिल्ली जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है कोशिका झिल्ली को। ठीक, किसको कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को। ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि पीले नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, पीले नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो 19 का बेसिकली राइट आंसर क्या होगा, वो आपका हो जाएगा कैरोसिन। ठीक, कैरोसिन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको आप देखेंगे थोड़ा सा कैसे आपका ब्लू टाइप का दिखता है ओरिजिनल जो होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं केंद्रक द्रव में मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक, कितने प्रकार की इसमें रचनाएं पाई जाती हैं जो आपका केंद्रक द्रव होता है। तो इसमें टोटल जो होती हैं वो 2 होती हैं, याद रखेंगे टोटल 2 रचनाएं इसमें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बल्कि चैप्टर अगला देख लेते हैं। तो गाइस अगले प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं तो कहते हैं कि पृथ्वी के केंद्र का पर मान कितना होता है। ठीक है, पृथ्वी केंद्र पर जो मान कितना होगा, ये बेसिक चैप्टर कौन सा है, ये आपका रहेगा ग्रेविटेशन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर पृथ्वी का जो सेंटर है ना उसके केंद्र पे जो मान होता है गुरुत्वाकर्षण का वो 0 होता है। याद रखें कितना होता है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेंगे। तो कहे कि पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण है यानी कि जो आपका जी है, ठीक है, जी का मान कितना होता है बेसिकली। तो जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, याद रखेंगे ये आपका मान होता है जी का। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि आपका जो सार्वत्रिक इस गुरुत्वीय स्थिरांक है ना, इसका SI मात्रा कितना होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। तो क्या हो जाएगा इसका मान, इसका मान आपका हो जाएगा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है इसका जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो माफ़ कीजिएगा इसमें SI मात्रा कुछ है। ठीक है, SI मात्रा यहाँ पे हमको देखना है मात्रा। ठीक है, हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसके बारे में सही है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कौन सा कथन इसके बारे में सही है। तो याद रखेंगे जो कैपिटल जी होता है इसमें क्या होता है, ब्रह्मांड में हर जगह का मान समान होता है। ये बेसिकली यहाँ पे इसकी तरफ से सही है कि ब्रह्मांड में हर जगह का मान जो है वो समान होता है। ये यहाँ पे इसके द्वारा बिल्कुल सही बात कही गई है। इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहता है कि निम्न में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके संदर्भ में जो कौन सा जो है आपका ऑप्शन में सही हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहते हैं कि यदि 2 वस्तुएं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, मैंने 2 वस्तुएं हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 वस्तुएं हैं, उनके बीच की दूरी जो है वो आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। ठीक है, उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो लगभग 4 गुना हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल अगर वस्तुओं की जो है दूरी हम उसको आधी कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए 1 किलोमीटर थी, हम इसको अगर 500 रख देते हैं, 500 मीटर कर देते हैं 1 किलोमीटर के बाद, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना जो है गुरुत्वाकर्षण मान जो है वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं कि यदि 2 वस्तुएं के द्रव्यमान को जो मास होता है उनको दोगुना कर दिया जाए, कि 2 ऑब्जेक्ट हैं उनका मास जो है उसको यहाँ पर हम दोगुना कर देते हैं, तो क्या होगा, उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो वो भी देखेंगे, वो जाएगा 4 गुना। ठीक है, कितना हो जाता है, 4 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाता है। ठीक है, जो ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाता है, तो सभी को पता होना चाहिए, ये होता है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो जी का मान होता है, बेसिकली यहाँ पे जी का मान कितना मैंने आपको बताया था ये होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या होता है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ध्रुवों पे जो है इसका जी का मान है वो अधिकतम होता है। बाकी जगह क्या होता है, बाकी जगह यहाँ पर डिफरेंट होता है, लेकिन ध्रुवों पर जो है सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि केपलर का नियम जो है, प्रथम नियम, वो क्या कहलाता है। जो केपलर ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, जिसमें उनका पहला था कि कक्षाओं का नियम हो जाए। ठीक है, ये कक्षाओं का नियम है। जो यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑर्बिट्स होते हैं वो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है ये, तो ये आपके जो राउंड करते हैं, ये चारों तरफ घूमते हैं, यही आपको इन्होंने कक्षाओं का नियम बताया था। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि केपलर का दूसरा नियम जो है वो किससे संबंधित है। केपलर के द्वारा जो सेकेंड लॉ दिया गया था वो किससे, वो क्षेत्रफल का नियम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल का नियम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे
क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि केपलर का तीसरा नियम हमने बताया कि 3 नियम इसमें दिए गए थे। तो केपलर का जो तीसरा नियम है वो किस पे डिपेंड है, वो आपका यहाँ पे डिपेंड रहता है आवर्तकाल के नियम पर। ठीक है, इस पे आवर्तकाल के नियम पर ये डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अगले में कहा गया कि पृथ्वी की सतह गुरुत्वीय त्वरण जी मान होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर जो जी है बेसिकली इसका फार्मूला होता है वो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर जी इजक्वल टू, ठीक है, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ये यहाँ पे एम हो जाएगा और यहाँ पे अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका होता है पृथ्वी की सतह गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अब यहाँ पे कहा गया कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, ठीक है, पृथ्वी की अगर सतह है जो मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है, इसकी सतह से अगर आप ऊपर की ओर मूव करेंगे, ऊपर की ओर अगर मूव करेंगे तो जो आपका ग्रेविटेशनल है वो क्या, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू इसकी जो घटती चली जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे ना तो इसकी वैल्यू घटती चली जाएगी, क्योंकि पृथ्वी क्या होती है, चीज़ों को अपनी ओर जो अट्रैक्ट करती है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे, पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई में जाने पर, अगर पृथ्वी की सतह से, ठीक है, अभी हमने ऊपर आने के गहराई में, अगर ये पृथ्वी है, ये आपकी सतह है, अगर आप इसके नीचे जाने की कोशिश करेंगे, गहराई में जाने की कोशिश करेंगे तो इसका बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू क्या हो जाएगी वो देखेंगे। तो इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी घटेगा। ठीक है, इसमें भी आपकी जी की मान घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहते हैं कि किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर इसका मान क्या होगा। ठीक है, किसी वस्तु को अगर विषुवत रेखा है जो आपकी 0 डिग्री है, मैंने पृथ्वी पे जो आपकी 0 डिग्री जो बीच डिवाइड करती है, इससे आप अगर ध्रुव की ओर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसका जो ध्रुव ये आपके होंगे नॉर्थ पोल, साउथ पोल होगा। तो यहाँ अगर लेके जाएंगे ना इसको तो या इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जी का मान जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अब ये तो बहुत ही आसान है। इसमें बोला गया है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होगा। तो ये देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 1/6। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे 60 किलो के हैं तो पृथ्वी पे जाके आप कितना हो जाएंगे, 1/6 हो जाएंगे। ठीक है, मात्र चंद्रमा पे आप सिर्फ 10 किलो के बचेंगे, कितने बचेंगे, 10 किलो के बचेंगे, वहाँ पे 1/6 है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। जो गुरुत्वीय त्वरण है बेसिकली यहाँ पे, तो इसका मान तो हमने यहाँ पे बताया था, ये वाला आंसर कि पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। ठीक है, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, जो अक्षांश देशांतर होते हैं। अभी हमने आपको बताया पृथ्वी अगर आप क्या करेंगे, इधर जो आपकी बीच वाली रेखा इससे ऊपर जाएंगे तो मान बढ़ेगा, यहाँ इधर जाएंगे तो मान बढ़ेगा। अब यहाँ पे अक्षांश थोड़ा सा आएंगे तो कम बढ़ेगा, इसलिए अक्षांश पे डिपेंड करता है ना, जिसका अक्षांश होते हैं उन पे डिपेंड करता है इसका मान। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते हैं अब यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पे जो अगला चैप्टर रहेगा ये बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसमें एक जो नाम इसका वो है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं वो शुद्ध हैं। ठीक है, जो प्योर हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन इसमें से शुद्ध पदार्थ है। बेसिकली इसमें जो शुद्ध पदार्थ है वो कौन सा हो जाएगा, तो देखेंगे कि जल है जो वो यहाँ पर शुद्ध पदार्थ होता है, बाकी दूध जो है वो भी यहाँ पर, और रक्त, ये मिश्र जो है आपके अशुद्ध पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा मिश्रण है, यानी कि कौन सा इसमें मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर कौन सा हो जाएगा। अब देखेंगे सिंपल सा जो आपका वायु है ये मिक्सचर है। कैसे है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें यहाँ पर आपको नाइट्रोजन भी है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी, इसमें बहुत सारी गैसेज होंगी, तो क्या हो जाएगा, इसमें मिक्सचर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि इनमें से कौन सा समांगी मिश्रण है। ठीक, समांगी मिश्रण में से कौन सा हो जाएगा मिक्सचर जो है। तो देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा आपका सोडा जल। सोडा जल जो है इसमें से समांगी मिश्रण में आएगा, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो इसमें कहते हैं कि निम्न से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण इसमें क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पर आपका वायु। वायु जो है इसमें आपका विषमांगी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहते हैं कि निम्न से विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे जवाहरण लिखा है, यहाँ पे उदाहरण होगा। ठीक, इसमें कौन सा इसका उदाहरण हो जाएगा, तो देखेंगे 6 का आपका अगर राइट आंसर देखेंगे तो मिट्टी का तेल प्लस जल। मिट्टी का तेल प्लस जल जो है वो पूरी तरीके से मिलते नहीं है। ठीक है, देखिए अगर आप मिलाएंगे तो मिट्टी का तेल जो है वो जल की सतह पे तैरता है, तो इसी वजह से इसको विषमांगी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि समांगी मिश्रण जो दोनों आपस में मिल जाते हैं बेसिकली पूरी तरीके से, तो क्या होगा, इसको विलयन, जो एक सॉल्यूशन होता है, चाहे आपका चीनी प्लस वाटर का सॉल्यूशन हो। ठीक है, चीनी प्लस अगर वाटर का सॉल्यूशन है तब भी वो दोनों आपस में मिल जाते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे, तो इसमें बोलता है कौन सा विलयन है, इसमें कौन सा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन हमने अभी आपको बताया कि चीनी प्लस वाटर जो है एक सॉल्यूशन बनेगा जाके, तो इसमें क्या होगा, सोडा जल। सोडा जल जो होता है इसमें क्या होता है आपका, अगर मान लीजिए कार्बोनेटेड वाटर है तो इसमें जो आपका CO2 होगी वो गैस के फॉर्म में इसमें पूरी तरीके से वाटर के साथ मिल जाती है। ठीक है, याद रखेंगे ये आपका होगा
क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे कि निम्न मिश्रणों में विलयन की पहचान करें। विलयन इसमें बोला है, इसमें से सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा। अब सॉल्यूशन इनमें से कौन सा होगा देखेगा, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एक समुद्री जल है ना, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए आपका जो साल्ट है और यहाँ पे प्लस वाटर है, ये इस तरीके से मिले हुए हैं कि इसको अलग करने में बड़ी समस्या आती है, बड़ी यहाँ पे लेंदी प्रोसेस है, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे इनमें से कौन सा उपधातु है। ठीक है, ये उपधातु पूछा गया है, इसका मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर पूछ लिया। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पर आपका जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर सोना की बात कर लेते हैं, चांदी, सोडियम, ये क्या है, ये आपके मेटल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि सोरे की जल में विलेयता 20 डिग्री सेल्सियस पर ताप 31.5 डिग्री, इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घोला जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 3.15। ठीक है, याद रखेंगे 3.15 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कैसे इनमें से कौन सा निलंबन है। अब निलंबन जो है इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर धुआं। धुआं जो है इनमें से एक निलंबन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमें डाल रखे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ और चैप्टर आपके बचे हैं 9th क्लास एनसीईआरटी के, तो वो भी अगली वीडियो में कवर कर देंगे। तो इनको देखिए, पुराने वीडियोज़ को जाकर देखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।